So in this lecture we are going to understand the multi-level inheritance program. Okay, तो almost same to same work हमें करना है. So what I will do, I'll just copy the single inheritance example. इसको मैं नाम दूंगा मल्टी लेवल एग्जाम्पल. ओके, मल्टी लेवल एग्जाम्पल डॉट जावा. और यहाँ पर देखिए ऑलरेडी हमने क्लास ए लास्ट लेक्चर में बनाया था और यहाँ से मैं एक्सटेंड्स को अभी तक थोड़ा हटा देता हूँ. ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास क्लास बी बना है और हमें डायग्राम से ये समझना होता है कि लाइक व्हाट इज एग्जैक्टली द मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे मिनिमम 3 क्लासेस होती है. लाइक यहाँ पर अगर ए होता है तो ये अपना पेरेंट होता है बी का, और बी भी खुद का क्या होता है, किसी ना किसी चाइल्ड का पेरेंट होता है. तो जब ये रिलेशन जब हम बनाएंगे तो इसी को हम बोलते हैं मल्टी लेवल इनहेरिटेंस. सो एटलीस्ट हमें 3 क्लासेस की ज़रूरत होगी. तो पहले हम 3 बेसिक क्लासेस बना देते हैं. तो यहाँ पर बी मैंने ऑलरेडी बनाया है और यहाँ पर मैं क्लास सी बना लेता हूँ. और यू कैन गेस लाइक हम यहाँ पे फॉर अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू हम यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखेंगे c इक्वल टू 30, देन वाइड शो c फंक्शन ओपनिंग ब्रैकेट क्लोजिंग ब्रैकेट, और यहाँ पर हम लिखेंगे लाइक इसी को कॉपी कर लेते हैं, ये सिर्फ c की वैल्यू को प्रिंट कर लेंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे कि 30 आंसर आ जाएंगे. ठीक है, आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि देखिए c का क्लास मैंने कैपिटल लिखा है और यहाँ पर c डेटा मेंबर मैंने स्मॉल लिखा है. सो यूजुअली जो भी वेरिएबल के नाम मैं लिखता हूँ या फिर जो फंक्शन के नाम हम लिखते हैं वो स्मॉल ही होते हैं. ठीक है, और जो क्लास का नाम होता है उसमें जो पहला लेटर होता है वो कैपिटल होता है. तो ये जो नॉमेनक्लेचर है कन्वेंशन से आपको बिल्कुल फॉलो करना चाहिए. इससे पता चलता है कि डेवलपर की क्वालिटी क्या है. ठीक है, तो आई होप ये यहाँ तक क्लियर है. और फिलहाल मैंने ऑब्जेक्ट सिर्फ बी का बनाया है. तो ठीक है, अभी कोई हमारा चाइल्ड क्लास तो नहीं है. अब मैं यहाँ पर फिलहाल सी का ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और ये सी का ऑब्जेक्ट बनाया. और अगर मैंने ओबीजे डॉट लिखा है यहाँ पर शो सी फंक्शन, मतलब सी क्या कर रहा है, ये सी का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या कर रहा है, खुद के ही फंक्शन को एक्सेस कर रहा है. तो क्या ही पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है. एक छोटी सी एरर है यहाँ पे, कौन सी एरर देखते हैं. ये देखिए वाइट शो का मैंने यहाँ पे ओपन क्लोज किया है, बट ये जो क्लास सी है इसको मैंने यहाँ पर बंद नहीं किया है. सो मेक श्योर कि जब हम नया क्लास स्टार्ट करो उससे पहले वो पुराना जो क्लास है वो क्लोज होना चाहिए. ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने क्लोज किया है, यहाँ पर मैंने क्लोज किया है. ठीक है, ये हमारा वाइट शो ए है और ये हमारा क्लोज है. जब हम नेटबीन्स इक्लिप्स वगैरह जैसे आईडी यूज़ करते हैं वहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं होता है ओपनिंग क्लोजिंग का, बट नोटपैड से इसीलिए स्टार्ट करना चाहिए कि जितना हम कोर कोडिंग अच्छा करते हैं उतना ही फिर हमें आईडीज़ में अच्छा लगता है काम करना और फिर डेवलपमेंट फास्ट हो जाता है. तो ठीक है, हम आ जाते हैं हमारे कंपाइलर में. तो कंपाइलर हमारा है यहाँ पर, और यहाँ पर हम आएंगे जावा सी लिखेंगे और मल्टीपल एग्जाम्पल डॉट जावा, और ये कहता है कि फाइल नॉट एग्जिस्ट. ओके, तो शायद मेरा स्पेलिंग कोई गलत की होंगी तो एक बार चेक कर लेते हैं. मल्टी लेवल एग्जाम्पल है तो आई विल डू सम चेंजेस, मल्टी लेवल एग्जाम्पल डॉट जावा. ठीक है, तो ये कोई एरर नहीं है. यहाँ पर जावा लिखते हैं तो यहाँ पर हम क्लास का नाम एग्जाम्पल लिखेंगे. तो आप देख रहे हो सी का जो ऑब्जेक्ट था खुद के ही मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर रहा है. ओके, बट व्हाट इफ अगर सी को अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है. अच्छा, पेरेंट तो कोई है नहीं, या फिर आप डिसाइड कर लो कि भाई मुझे बी को पेरेंट बनाना है सी का. क्या बोला मैंने आपको, सी को मुझे चाइल्ड बनाना है और बी को मुझे पेरेंट बनाना है. सो व्हाट आई हैव टू राइट हियर, चाइल्ड क्लास एक्सटेंड्स और बी. और अब देखोगे, अब जब मैं यहाँ पे लिखूंगा ओबीजे डॉट शो बी फंक्शन. ओके, जब हम ये नहीं लिखेंगे, देखिए ये जब हम नहीं लिखेंगे, कंट्रोल एस करते हैं तो आप देखोगे आपको एरर मिलती है कि शो बी कैन नॉट बी फाइंड. ओके, जैसे हम एक्सटेंड कर लेंगे, एक्सटेंड्स बी को कर लेंगे, आप देखोगे आपको मिलेगा एक सॉल्यूशन. मतलब आपको मिल जाएगा कि ये जो सी का ऑब्जेक्ट है अपने पेरेंट के मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकता है. बट अब जैसे ये क्लास बी जो हमने यहाँ पर बनाया है, अच्छा क्लास बी जो हमने बनाया है इसको भी सपोज इस शो ए की ज़रूरत है या इस क्लास ए की प्रॉपर्टीज की ज़रूरत है, तो ये भी कुछ रिलेशन प्रोवाइड करेगा, लाइक क्लास एक्सटेंड्स ए करेगा. तो अब देखोगे कि अब जब मैं बी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, यहाँ पर मैं नीचे देखिए इसको मैं नाम चेंज कर लेता हूँ. यहाँ पर मैं नाम दे देता हूँ 1 1
1। तो ये सी का हो गया सब कुछ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ बी obj2 इक्वल टू न्यू बी। ओके, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ obj2 क्या कर सकता है, खुद के फंक्शन को एक्सेस कर सकता है। देखते हैं, कंट्रोल एस करते हैं और कंपाइल करते हैं, बिल्कुल हो गया। रन करते हैं, देखिए ये जो हमने लिखा है ये बी का खुद का वैल्यू प्रिंट कर रहा है। बट अगर बी को अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को एक्सेस करना है, बी चाइल्ड क्लास है ए का, तो यहाँ पर अगर हम लिखेंगे शो ए नाम का फंक्शन, तो आप देखोगे अब पेरेंट की भी प्रॉपर्टीज को यहाँ पर एक्सेस कर रहा है। कंपाइल किया और रन किया, तो ये अपना हो गया सी वाला, मतलब सी ने खुद का प्रिंट किया, फिर सी ने पेरेंट का बी का प्रिंट किया, बी ने खुद का प्रिंट किया और बी ने ए का प्रिंट किया। ये तो ठीक है सर, ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था, मतलब ये सिंगल इनहेरिटेंस हो गया। बट अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ जैसे obj1 अपने पेरेंट के प्रॉपर्टीज को तो एक्सेस कर ही सकता है, एक्सेसिंग पेरेंट प्रॉपर्टीज, बट वो साथ में एक्सेस कर सकता है एक्सेसिंग ग्रैंड पेरेंट प्रॉपर्टीज। ग्रैंड पेरेंट मतलब जो इसके पेरेंट है वो भी, उसके भी कोई ना कोई पेरेंट है, तो इसीलिए हम इसको ग्रैंड पेरेंट बोल रहे हैं। और वो क्या कर सकता है, शो ए को भी एक्सेस कर सकता है। तो ये कैसे क्या पॉसिबल है, इसी को हम डायग्राम के थ्रू समझेंगे। पहले इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। यस सी कैन एक्सेस, देखिए यस सी कैन एक्सेस, सी कैन एक्सेस, ये देखिए सी कैन एक्सेस, ये था वो, सी कैन एक्सेस ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ओन प्रॉपर्टीज, ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ पेरेंट क्लास, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ गारंट पेरेंट, और ये तो बी के बारे में था। ठीक है, तो ये कैसे क्या हुआ, तो यहाँ पर आप डायग्राम के थ्रू समझेंगे। तो डायग्राम के थ्रू आप समझेंगे इस चीज़ को। देखिए यहाँ पे हमारे पास हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पर क्लास ए था, और हमने फिर उसके बाद कुछ कोड किया, हमने यहाँ पर क्लास बी लिखा जो एक्सटेंड्स कर रहा था यहाँ पर ए को, फिर इसका कुछ बॉडी था, और फिर हमने यहाँ पर लिखा था क्लास सी जो एक्सटेंड्स कर रहा था बी को। ठीक है, और इसकी कुछ बॉडी थी। ठीक है, अभी हम सी की ही बात करते हैं। तो जब आप सी का ऑब्जेक्ट बना रहे थे ना, तो यहाँ पर क्या क्या हुआ देख लीजिए आप। जब आप सी का ऑब्जेक्ट बना रहे थे, सी ओबीजे आप बना रहे थे, तो ये डिपेंडेंट था आपके बी पर, तो ये चले गया आपके इस वाले डेफिनेशन पर कि चलो इन प्रॉपर्टीज को हम क्या करते हैं, मेमोरी मिलाकर देते हैं। मतलब यहाँ पर आपका क्या बन गया, बी आ गया, यहाँ पर आपका बी आ गया। ओके, बट बी को मेमोरी अलोकेट करने से पहले कंपाइलर ने देखा कि बी खुद क्या है, डिपेंडेंट है कहाँ पर, ए पर डिपेंडेंट है, तो वो ए पर चले गया, तो वो चले गया ए पर, और ए के प्रॉपर्टीज को मेमोरी वो अलोकेट करके देगा। अच्छा, क्लास ए भी अगर किसी पर डिपेंडेंट होता तो वो अगेन वहां पर चले जाता। तो अब क्लास ए पर जाने की बात उसको कोई दिखा नहीं, और इसी बी के अंदर ही एक और ए का डब्बा बन जाएगा। तो ऐसी लेयर एक फॉर्म हो जाएंगी। तो आप इसी को बोला जाता है मल्टी लेवल, पहली लेवल, दूसरी लेवल और तीसरी लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी मिलेंगी वो ए इक्वल टू 10 मिलेंगी, ये ए इक्वल टू 10 है। ये जो है बॉक्स वो बी का है, यहाँ पर आ जाएगा बी इक्वल टू 20, और ये सी का खुद का था, दैट इज सी इक्वल टू 30। इसके पास शो ए नाम का फंक्शन है, ए के पास, इस ए के पास क्या है, इस ए के पास शो ए नाम का फंक्शन है, इस बी के पास क्या है, शो बी का फंक्शन है, और इस सी के पास खुद का एक शो सी नाम का फंक्शन है। तो जब हम ओबीजे क्या करेंगे, शो सी को कॉल करेंगे तो पॉसिबल है, शो बी को कॉल करेंगे तो भी पॉसिबल है, और ओबीजे अगर शो ए को कॉल करता है तो भी पॉसिबल है। सो दिस इज व्हाट द एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। तो ऐसा जरूरी नहीं यहाँ पे 3 की ही लेवल होती है, आप 4 की लेवल, 5 की लेवल बनाओगे, अगेन इट्स एग्जांपल ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ओके, आप ये नहीं बोल सकते हो कि आज हम मल्टी लेवल का एग्जांपल बनाएंगे या ये प्रोजेक्ट को मल्टी लेवल के थ्रू अचीव करेंगे। इट जस्ट अ रिलेशन बिटवीन द क्लासेस, यू हैव टू अंडरस्टैंड द रिलेशन। जब हम टीम में डिस्कशन करते हैं, प्रोजेक्ट के बारे में बातें करते हैं, तो हम वहाँ पर ये वर्ड्स को यूज कर सकते हैं कि उन क्लासेस के बीच में मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है तो पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट पॉसिबल है, ऐसा कुछ हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तो यू शुड अंडरस्टैंड द रिलेशन। ओके, so in next lecture we are going to discuss hierarchical inheritance example.